हेलो बच्चों, हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी कॉन्सेंट्रेशन के साथ कैसे वेरी करता है इसको देखा था। कुछ फार्मूला देखे थे और उनके एप्लीकेशंस देखे थे, उन पे बेस्ड न्यूमेरिकल देखे थे। अब हम उन चीज़ों को एक बार वापस समराइज कर लेते हैं। जो कंडक्टेंस था दैट वाज 1/r, दूसरा हमने पढ़ा था कंडक्टिविटी, इसका फॉर्मूला आया था कैपिटल G इंटू L अपॉन A। L अपॉन A वॉज सेल कांस्टेंट and it was conductance, है ना। अगर सेल कांस्टेंट आपने सेंटीमीटर इनवर्स में लिया है और ये आपने साइमन्स में लिया है, तो जो कंडक्टिविटी की यूनिट होगी वो किस में होगी? तो कंडक्टिविटी की यूनिट हो जाएगी साइमन्स सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। फिर उसके बाद हमने कंडक्टिविटी को और डिफाइन किया था, बोला था कैपिटल G इज इक्वल टू K इंटू V, है ना। या फिर हमने ये बोला था कि कंडक्टिविटी इज कंडक्टेंस ऑफ यूनिट वॉल्यूम। ये यूनिट वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब भी हो सकता है, 1 मीटर क्यूब, डिपेंड करेगा कि आप कंडक्टिविटी को किस यूनिट से डिफाइन कर रहे हो। अगर पर सेंटीमीटर के हिसाब से डिफाइन कर रहे हो तो सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर क्यूब, या फिर पर मीटर के हिसाब से डिफाइन कर रहे हो तो 1 मीटर क्यूब। फिर हमने लैम्डा एम बताया था, व्हाट वाज लैम्डा एम, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है कि ये यूनिट वॉल्यूम का कंडक्टेंस होता है। और लैम्डा एम क्या होता है? डेफिनेशन वाइज होता है लैम्डा एम कंडक्टेंस ड्यू टू 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट। लैम्डा एम वाज कंडक्टेंस ड्यू टू 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट। और इसी तरह एक और टर्म डिफाइन किया था, लैम्डा इक्विवेलेंट। ये क्या था? कंडक्टेंस ड्यू टू 1 इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। और 1 इक्विवेलेंट एंड मोल को कैसे कोरिलेट किया था? एन फैक्टर के थ्रू, ठीक है। मोल इंटू एन फैक्टर वॉज इक्विवेलेंट, तो 1 इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? 1 मोल अपॉन एन फैक्टर, है ना। तो ये अपन लोगों ने पढ़ा था। और डेफिनेशन इसके फॉर्मूले भी लिखे थे, लैम्डा एम इज इक्वल टू 1000 K/m। वैसे तो इसमें अपन लोगों ने अलग अलग यूनिट में फॉर्मूला डिराइव किया था। तो K की यूनिट अगर आप यहाँ पे ले रहे हो साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, और ये आपका अगर मोलैरिटी है, तो लैम्डा एम की यूनिट क्या होगी? साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, है ना। तो अलग अलग फॉर्मूले आपको बताए हुए थे। 1000 K अपॉन नॉर्मेलिटी था, इसी तरीके से। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, लैम्डा एम क्या है? कंडक्टेंस ड्यू टू 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट ना। 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट में कुछ आयंस होंगे, है ना, वो आयंस डिसोशिएट हो जाएंगे,
तो उसकी वजह से आपको मोलर कंडक्टेंस मिलेगा। अब अगर डिसोसिएशन ज़्यादा हुआ तो मोलर कंडक्टेंस ज़्यादा मिलेगा। क्यों? डिसोसिएशन ज़्यादा होने से एक मोल इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू जो आयंस जनरेट होंगे वो ज़्यादा होंगे, तो मोलर कंडक्टेंस ज़्यादा होगा। ऐसे ही कंडक्टिविटी क्या थी? कंडक्टेंस पर यूनिट वॉल्यूम। मतलब अगर किसी का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है तो उसमें जो आयंस होंगे, ज़्यादा आयंस होंगे, तो ज़्यादा आयंस की वजह से कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी, है ना। और कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस, ये सब क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? एक तरह से करंट का फ्लो ही तो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। करंट जितना आसानी से फ्लो हो सकेगी उसका कंडक्टिविटी ज़्यादा होगा, उसका कंडक्टेंस ज़्यादा होगा, सारी चीज़ें ज़्यादा होंगी। तो अब देखते हैं कि ये पैरामीटर कॉन्सेंट्रेशन के साथ कैसे डिपेंड करते हैं। अपन लोगों ने पिछली क्लास में ये सारी चीज़ें पढ़ी हुई थी, तो ये सब तो लिखा हुआ है आप लोग के उसमें। अब अपन लोग ने इसकी डेबाय हकल ऑन सेंगर इक्वेशन भी देखी थी, जो कि एनसीईआरटी में दे रखी है ना। तो एनसीईआरटी में मतलब ये चीज़ इसलिए बताई गई थी कि ये जो ए है, हो सकता है क्वेश्चन पूछ ले कि किन के लिए सेम होगा ए, या फिर सिर्फ इतना ही पूछ ले कि आपको बता दे कि 1:1 टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कौन सा होगा। तो ये सब चीज़ों के लिए एक चीज़ आपको और समझ में आनी चाहिए कि जो ए है वो बेसिकली इस ग्राफ का क्या स्लोप ही तो है। लैम्डा एम ये क्या होगा? अगर आप इसको सिर्फ ग्राफ की तरफ डील करते हो तो ये होगा इसका वाई इंटरसेप्ट। ये जो एक लीनियर लाइन है, लीनियर लाइन जो बनाई गई है वो किसके रिस्पेक्ट में ग्राफ बना है? लैम्डा एम वर्टिकल लाइन में है ना। इसको लैम्डा एम सी भी बोल सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि हम यहाँ पे सी मतलब अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये आपका मोलैरिटी हो गई, उसका स्क्वायर रूट है। तो ये ए क्या होगा? इसका स्लोप होगा। तो इसका मतलब ये जो ग्राफ होगा जिनका टाइप सेम है तो उनके लिए जो कर्व होगा वो क्या होगा? सेम होगा। इसी कर्व पे बेस्ड ही पिछले साल जेईई मेंस में एक क्वेश्चन आया था। क्या क्वेश्चन आया था उसको देखते हैं। आपसे बोला गया था कि KCl है और NaCl है, इसका लैम्डा एम और रूट सी का ग्राफ बनाया गया है, और आपको जज करना था कि वो ग्राफ कौन सा होगा। तो ग्राफ क्या क्या थे उनको देखते हैं। लैम्डा एम रूट सी का ग्राफ था। एक ग्राफ ऐसे बना हुआ था, यहाँ पे KCl था, यहाँ पे NaCl था। एक ग्राफ ऐसा था, ऊपर NaCl था, नीचे KCl था। एक ग्राफ कुछ ऐसे था। और एक ग्राफ कुछ ऐसा था। यहाँ पे NaCl लिख दिया, और ये KCl लिख दिया, और यहाँ पे लैम्डा एम था और ये रूट सी था। अब पूछा गया कौन सा ग्राफ होगा। तब ये इसमें जो इसकी इक्वेशन होती है वो क्या होती है? लैम्डा एम इज इक्वल टू लैम्डा एम नॉट
या फिर लैम्डा इन्फिनिटी, बात बराबर ही है। क्यों बात बराबर है? लैम्डा एम नॉट का क्या मतलब उसको समझाता हूँ, लेकिन पहले इसको आप लिख लेते हैं। सी अब आपको एक चीज़ तो पता होगी कि जो ए है वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो जो NaCl है और KCl है दोनों ही 1:1 है, तो इसका मतलब दोनों का ही जो ए होगा वो क्या होगा, सेम होगा। इसका मतलब कि आप चाहे ये पहला वाला कर्व ले लीजिए, है ना, चाहे ये वाला ले लीजिए, चाहे ये वाला ले लीजिए, दोनों ही सही लग रहे हैं। लेकिन ये दोनों तो सही बिल्कुल नहीं लग रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो इनका स्लोप है वो अलग है। इसका मतलब ये चीज़ तो, ये ग्राफ तो गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। अब बात आता है कि ये ग्राफ सही है या ये ग्राफ सही है। तो इसके लिए आपको एक पुराने कंसेप्ट पे जाना होगा कि जो KCl है वो किस चीज़ से मिलके बना हुआ है, K प्लस और Cl माइनस से। तो जो K प्लस और Cl माइनस से मिलके बना हुआ है, तो यहाँ पे जो पानी में जाएगा तो K प्लस का क्या होगा, हाइड्रेशन होगा, पानी घेरेंगे इसको, और Cl माइनस को भी कौन घेरेगा, वाटर घेरेगा। अब इसी तरह NaCl जाएगा पानी में तो Na प्लस बनेगा और Cl माइनस बनेगा। तो जो Na प्लस होगा उसका भी हाइड्रेशन होगा। आपको पता है कि Na प्लस का हाइड्रेशन ज़्यादा होगा या K प्लस का? तो आपको पता है कि Na प्लस का साइज छोटा है ना, और K प्लस का साइज बड़ा है। तो आप बोल सकते हो चार्ज डेंसिटी किसकी ज़्यादा है बेटा? चार्ज डेंसिटी ऑफ Na प्लस इज हायर देन चार्ज डेंसिटी ऑफ K प्लस। है ना। Cl माइनस की वजह से जो कंडक्टेंस आएगा, मोलर कंडक्टेंस, उसमें तो कोई दोनों ही जगह सेम होगा। फ़र्क किसकी वजह से आ रहा है? Na प्लस और K प्लस की वजह से आ रहा है। अब होता है चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है Na प्लस की, इसका मतलब इसकी जो आयनिक रेडियाई होगी, है ना, देखो ना यहाँ पे Na प्लस का हाइड्रेशन खूब सारा हो गया, Na प्लस को पानी ने घेर लिया है, झुंड आ गया पानी का। तो पानी के झुंड की वजह से जो Na प्लस का जो मूवमेंट होगा उतना फास्ट नहीं होगा, तो Na प्लस का आयनिक रेडियाई ज़्यादा होता है। और जो K प्लस की कंपैरिजन में आयनिक रेडियाई क्या होती है? कम होती है। अब जो चीज़ बड़ा होगा साइज में उसका मूवमेंट क्या हो जाएगा? रिलेटिवली कम होगा। तो आयनिक रेडियाई किसकी ज़्यादा है? Na प्लस की। तो इसका जो मूवमेंट है वो कम हो गया। इस वजह से आप बोल देते हो कि आयनिक मोबिलिटी किसकी ज़्यादा होगी? K प्लस की। और आयनिक मोबिलिटी Na प्लस की क्या होगी? कम होगी। है ना। इसका मतलब लैम्डा m क्या बोल सकते हो? लैम्डा m Na प्लस का NaCl का ज़्यादा होगा और लैम्डा m KCl का ज़्यादा होगा, क्योंकि Cl माइनस दोनों ही जगह है, डिफरेंस आ रहा है Na से, तो किसका लैम्डा m ज़्यादा होगा? लैम्डा m KCl का ज़्यादा होगा। इसका मतलब कि हर टाइम पे जो KCl होना चाहिए ग्राफ में कहाँ होना चाहिए? ऊपर होना चाहिए। तो यहाँ बताइए ग्राफ में कहाँ होगा ये? तो कौन सा ग्राफ सही हो गया? पहला वाला ग्राफ सही हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लैम्डा m KCl ज़्यादा है और यहाँ पे लैम्डा m NaCl क्या है? कम है। तो ये ग्राफ सही है और ये ग्राफ गलत है। क्लियर है? तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं, है ना। अब जैसे जितने भी आपके 1:1 टाइप के सॉल्ट होंगे, बेस होंगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो, उनके ग्राफ्स क्या होंगे? सारे के सारे पैरेलल।
हाँ, ऊपर होगा नीचे होगा, ये चीज़ का आपको जजमेंट करना अगर है तो फिर आप उसके लैम्डा एम कंपेयर करेंगे, लैम्डा एम या फिर आयनिक मोबिलिटी कंपेयर करेंगे। आयनिक मोबिलिटी का जो कंपैरिजन है वो ग्रुप में कैसे करेंगे अभी आपको मैंने समझा दिया है। क्लियर? तो ऐसा भी यहाँ पे पूछा जा सकता था कि यहाँ पे ये जो ग्राफ है KCl और KBr के बीच में भी दिया जा सकता था, तो वहाँ पे पोटेशियम के आयन की वजह से नहीं डिफरेंस आएगा, वहाँ पे क्लोराइड एंड ब्रोमाइड आयन की वजह से आएगा। तो वहाँ पे भी हम क्वेश्चन को अप्लाई, इस तरह के कंसेप्ट को अप्लाई कर ही सकते हैं। तो यहाँ पे स्लोप क्यों सेम था वो समझ में आ गई होगी बात। तो हम क्या लिख सकते हैं, स्लोप ऑफ लैम्डा वर्सेस रूट C ग्राफ will be same for same type electrolyte। ठीक है। अब इसके बाद हमने एक बात और बताई थी कि यहाँ पे ही कि इसको क्या बोलते हैं, ये इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, और ये इधर जाएगा तो इसको क्या बोलते हैं। तो इसको हम बोल देते हैं ये जो, हालांकि इस पॉइंट को हम ड्रॉ नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये एग्जैक्टली कहाँ है, वी कांट कमेंट, है ना, कि ये ग्राफ कैसा जा रहा है। तो ये कहीं हम एक्स्ट्रा प्लॉट करके ये कहाँ मिलेगा ये नहीं कर सकते, लेकिन हाँ जो लीनियर ग्राफ है उसको हम पीछे एक्स्ट्रा प्लॉट कर सकते हैं। तो हमें इसका लैम्डा एम नॉट पता चल जाएगा। एंड व्हाट इज लैम्डा एम नॉट, आपको बताया था, ये जो लैम्डा इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी का मतलब होता है डाइल्यूशन, डाइल्यूशन मतलब, है ना, इन्फिनिटी मतलब इनफाइनाइट डाइल्यूशन, और ये जीरो, जीरो लिखने का मतलब एक तरह से कॉन्सेंट्रेशन जीरो। इन एग्जैक्ट मीनिंग अगर देखा जाए तो कॉन्सेंट्रेशन मतलब इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब ये नहीं है कि कॉन्सेंट्रेशन जीरो हो गया। इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब ये होता है कि उस समय आपने इतना डाइल्यूशन कर दिया है कि फर्दर डाइल्यूशन करने से उसकी कंडक्टिविटी घटेगी नहीं, या फिर मोलर कंडक्टेंस बढ़ेगा नहीं, या फिर मोलर कंडक्टिविटी बढ़ेगी नहीं, मतलब वो ऑलमोस्ट क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। मतलब फर्दर डाइल्यूशन करने से उसके लैम्डा एम और के में कोई भी वेरिएशन नहीं आ रहा है। तो इस चीज़ को हम बोल देते हैं, उस कॉन्सेंट्रेशन को बोल देते हैं इनफाइनाइट डाइल्यूशन। अब बात ये आ रही है कि ये जो के है वो कम क्यों हुआ और लैम्डा एम बढ़ा क्यों, तो उस चीज़ को हम समझ लेते हैं। तो कंडक्टिविटी कम क्यों हुई वो तो आप उसकी डेफिनेशन से देखोगे तो आपको समझ में आएगा। देखो डाइल्यूशन का मतलब क्या हुआ बेटा, डाइल्यूशन का मतलब हुआ एडिशन ऑफ वाटर, है ना, और इसी का मतलब क्या हुआ बेटा, कॉन्सेंट्रेशन का कम होना। ठीक है, अगर कॉन्सेंट्रेशन कम हो गया तो जो नंबर ऑफ आयंस होंगे पर यूनिट वॉल्यूम वो क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो नंबर ऑफ आयंस क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे। क्लियर? और अगर नंबर ऑफ आयंस घट गए पर यूनिट वॉल्यूम तो जो कंडक्टिविटी होती है वो तो क्या होती है, कंडक्टेंस पर यूनिट वॉल्यूम की, मतलब एक यूनिट वॉल्यूम में कितने जितने ज़्यादा आयंस होंगे उतना ज़्यादा कंडक्टिविटी। लेकिन आपके आयंस तो घट चुके हैं पर यूनिट वॉल्यूम, तो जो कंडक्टिविटी होती है वो कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो डिफाइंड ही होती है, नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम ही होती है। तो आप बोल सकते हो यहाँ पे कि जो कंडक्टिविटी है वो डिक्रीज कर जाती है, इसलिए, है ना। तो क्यों घट रही है, बिकॉज नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज हो जाती है। अब बात ये आ रही है कि डाइल्यूशन करने पे लैम्डा एम क्यों बढ़ा। तो लैम्डा एम क्यों बढ़ा का आंसर आपको अलग अलग केस के लिए हम एक्सप्लेन करेंगे। तो पहला केस लेते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट का। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट
के बारे में हमें ये बात पता है कि जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है, अगर हमने डाइल्यूशन बढ़ाया फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, अगर बच्चों हमने डाइल्यूशन बढ़ा दिया, डाइल्यूशन बढ़ाने का मतलब क्या होता है बेटा? कॉन्सेंट्रेशन को कम करना, यही होता है ना। तो अल्फ़ा क्या होगा? अल्फ़ा क्या होता है? अगर बहुत ज़्यादा लो कॉन्सेंट्रेशन है तो आप बोल सकते हो, इसका फार्मूला था सी अल्फ़ा स्क्वायर -1 माइनस अल्फ़ा, है ना। ये किसके लिए है? एसिटिक एसिड टाइप के वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, है ना। अगर अल्फ़ा की वैल्यू कम है तो आप ये भी बोल देते हो ना कि अंडर रूट, ये नहीं, ये मैंने क्या लिख दिया, सॉरी, हाँ, डाइल्यूशन। तो यहाँ पे जो अल्फ़ा होता है वो क्या होता है? अंडर रूट K/C होता है। उसी ये K इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू सी अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा से सॉल्व करते हो। ये कहाँ से आया? ये आयनिक से आया है, आयनिक इक्वेशन ना, आयनिक इक्विलिब्रियम में आपने ये चीज़ पढ़ी है। अब आप ये देखो कि कॉन्सेंट्रेशन आपने कम किया है ना, कॉन्सेंट्रेशन कम किया है, ये इसको कम किया है, तो इसका मतलब ये वाली जो ओवरऑल चीज़ होगी वो क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। इसका मतलब जो अल्फ़ा होगा वो बढ़ जाएगा, है ना। तो इसका मतलब डाइल्यूशन करने से अल्फ़ा बढ़ा, तो अब क्या मतलब हुआ? नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस्ड बाय 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ गया, मान लो पहले 20% डिकम्पोज हो रहा था, आयनाइज हो रहा था, अब 40% होने लगा, तो जो नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस बाय 1 मोल होंगे, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, वो क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे। और जो लैम्डा होता है वो क्या होता है? कंडक्टेंस ड्यू टू 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट। इसलिए आप बोल सकते हो कि आपका हेंस कंडक्टेंस इंक्रीजेस। और अगर हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात करें, तो भाई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में तो ऐसा होगा नहीं कि डाइल्यूशन किया है तो अल्फा बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है? नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस्ड बाय 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट, वो तो सेम रहते हैं, रिमेन्स सेम, है ना, वो चेंज नहीं होते। तो फिर क्या चेंज होता है? बट इंट्रैक्शन बिटवीन देम बिकम स्लो। क्यों? क्यों? आप ये इस चीज़ को समझिए कि पहले जो आयंस रहे होंगे वो क्या रहे होंगे? पास पास रहे होंगे, क्योंकि कॉन्सेंट्रेटेड था सॉल्यूशन, है ना। पहले मान लीजिए ये कैटायन था और यहाँ पे सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है और कॉन्सेंट्रेशन काफ़ी कम, मतलब काफ़ी ज़्यादा है, तो जो कैटायन और एनायन के बीच की डिस्टेंस क्या होगी? कम होगी। और डिस्टेंस कम है तो जो इनका इंट्रैक्शन होगा वो स्ट्रांग होगा, मतलब इनके बीच में जो लगने वाला जो फोर्स होगा, अट्रैक्टिव फोर्स होगा, वो स्ट्रांग होगा। तो इसकी वजह से ये जो मूवमेंट हो रहा है प्लेट्स के बीच में, है ना, ये मान लो एनोड था, सॉरी ये नेगेटिव प्लेट थी और ये पॉजिटिव प्लेट, अब इसको इधर जाना है और इसको इधर जाना, तभी तो करंट फ्लो करेगा। लेकिन अब ये दोनों जब अट्रैक्ट कर रहे होंगे तो इसका इधर जाना मुश्किल, इसका इधर जाना मुश्किल, क्योंकि बिकॉज दे आर अट्रैक्टिंग ईच अदर। लेकिन अगर आपने कॉन्सेंट्रेशन कम कर दिया है ना, तो क्या होगा? इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी
वो क्या हो जाएगी, अब केटायन और एनायन क्या हो जाएंगे, दूर दूर होंगे, उनके बीच में बहुत सारे सॉल्वेंट मॉलिक्यूल आ चुके हैं, यहाँ पे ये दूर दूर हो गए, तो क्या होगा, इनके बीच में जो यहाँ पे इंट्रैक्शन है वो क्या है, कम इंट्रैक्शन है, तो इनके बीच में जो लगने वाला अट्रैक्टिव फोर्स होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो इसकी वजह से इन प्लेट की तरफ जाना इनके लिए क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा, है ना। तो जिसकी वजह से करंट फ्लो और आसानी से होगी, और करंट का फ्लो ही हमारा क्या रिप्रेजेंट करता है, एक तरह से कंडक्टेंस, है ना, करंट। तो फिर हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे इंट्रैक्शन वीक हो गया है, जिसकी वजह से आयंस का जो मूवमेंट होगा वो और फ्री हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हम बोल सकते हैं, बट इंट्रैक्शन बिटवीन देम बिकम स्लो एंड हेंस कंडक्टेंस, और भी कौन सा, लैम्डा एम, hence lambda m increases in case of a strong electrolyte. नंबर ऑफ आयंस नहीं बढ़ रहा है यहाँ पे, नंबर ऑफ आयंस तो किस केस में बढ़ रहा था, वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में। तो बस अब आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे ये कौन सा केस है, मोर कॉन्सेंट्रेटेड, और ये कौन सा केस है, लेस कॉन्सेंट्रेटेड। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक बात आती है कि हमने यहाँ पे देखा था कि ये इस यहाँ पे ये जो लास्ट वाले जो पॉइंट्स आ रहे हैं इनको हम क्या बोल रहे हैं, लैम्डा एम इन्फिनिटी, लैम्डा एम इन्फिनिटी, या फिर लैम्डा एम जीरो भी बोल सकते हैं, दोनों ही वर्ड एक ही चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर कोई लैम्डा एम जीरो बोले इसका मतलब वो बोल रहा है कि यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन जीरो है, मतलब इनफाइनाइट डाइल्यूशन, और लैम्डा एम इन्फिनिटी बोल रहा है तो आपको इनफाइनाइट डाइल्यूशन तो पता ही है। तो अब देखो प्रॉब्लम क्या है कि जो लैम्डा एम इन्फिनिटी है वो आप नहीं कैलकुलेट कर सकते हो डायग्राम के थ्रू फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। क्यों, क्योंकि आपको पता ही नहीं ये ग्राफ कहाँ जाएगा, आप अपने मन से ग्राफ तो प्लॉट नहीं कर सकते, अगर प्लॉट करोगे तो एरर आ जाएगी, है ना। अपने लीनियर कर्व है तो आप उसको स्केल से खींच दोगे पीछे की तरफ, लेकिन अगर कर्व है, एक्चुअल कर्व है, तो फिर आप उसको खींच नहीं कर पाओगे। तो फिर हम यहाँ पे नहीं बता सकते हैं इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे वीक इलेक्ट्रोलाइट का लैम्डा एम इन्फिनिटी क्या होगा, है ना। तो हम इस बात को भी लिख सकते हैं क्योंकि इस पे भी क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं। लैम्डा एम इन्फिनिटी वीक का नहीं डिटरमाइन कर सकते, बट स्ट्रॉन्ग का हम डिटरमाइन कर सकते हैं। तो क्या बोल सकते हैं, लैम्डा एम इन्फिनिटी कैन बी डिटरमाइंड बाय extrapolation of graph for strong electrolyte. But for weak electrolyte this method cannot be used. तो इसको हम यूज़ करने के लिए एक अगला लॉ यूज़ करेंगे जिसको हम बोलते हैं कोलरॉस लॉ।